हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ट 8 बायोलॉजी में इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी और रिसेंट ट्रेड्स का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा एफसीआई में सिलेबस में हमें दे रखा है, अलग से ये पॉइंट है एफसीआई के अंदर, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी और रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं, इकोनॉमी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या योगदान है, हमारी इकोनॉमी में बायोटेक्नोलॉजी किस जगह स्टैंड करती है, कितना इसका कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, वो सब हम देखते हैं। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की टॉप 12 जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रीज है, टॉप 12 कंट्रीज में अपना इंडिया जो है अपना एक जगह रखती है, अपना स्थान रखती है। यहाँ पर लगभग 2700 से ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप्स है। मतलब छोटे छोटे जो बायोटेक के स्टार्टअप है वो 2700 से ज्यादा, लगभग 2500 से ज्यादा बायोटेक कंपनीज है हमारे इंडिया कंट्री के अंदर। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्रियल रूप से भी एक अच्छा यहाँ बायोटेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। यहाँ पर हमारे इंडियन मार्केट में लगभग 200 से ज्यादा बायोटेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बायोटेक प्रोडक्ट्स कौन कौन से? वही सब प्रोडक्ट जो हमने पढ़े हैं, एंजाइम्स है, बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट एसिड्स वगैरह जो भी मिलते हैं हमें, बायो कंट्रोल एजेंट है। तो इस तरीके से बीवरेजेस है। तो इस तरीके से जो भी हमें चीजें मिलती है, तो लगभग 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे इंडियन मार्केट में बायोटेक्नोलॉजी से अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। जो वर्ल्ड में हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन बन रही है उसका तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हमारा इंडिया है, और दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बीटी कॉटन के लिए है। बीटी कॉटन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया, ठीक है। बीटी कॉटन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट कॉटन प्लांट है। इसके अंदर ही हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको बीटी कॉटन के बारे में देखना है तो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अदर वीडियोस देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, वहां बीटी कॉटन के बारे में समझा रखा है, ठीक है। बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो इसकी जो अमाउंट थी वो लगभग 63 बिलियन यूएस डॉलर थी 2019 के अंदर। तो इसकी पूरी इक्विटी थी, जो पूरा अ, इसकी जो प्राइस थी एक तरीके से वो 63 बिलियन यूएस डॉलर की थी। लेकिन ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा भविष्यवाणी की जा रही है, ऐसा सोचा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ग्रो होती रही तो 2025 तक ये जो हमारी इंडस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी की वो लगभग 102 यूएस डॉलर के हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत ग्रो कर रही है और यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उससे। कंट्रीब्यूशन देखो बायोटेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर किन किन चीजों का कितना परसेंट है। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है दैट इज बायो फार्मास्यूटिकल्स, मतलब मेडिकल की जो चीजें हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, है ना। डिफरेंट हार्मोन्स है, डिफरेंट एंजाइम्स है जो कि मेडिसिन में बनाने में यूज आते हैं। तो जितनी भी बायो एंटीबायोटिक्स है, तो बायोफार्मास्यूटिकल्स का लगभग 58% हमारा कंट्रीब्यूशन है टोटल बायोटेक्नोलॉजिकल मार्केट के अंदर। इंडिया के बायोटेक्नोलॉजिकल मार्केट में बायोफार्मास्यूटिकल्स 58%। नेक्स्ट है बायो एग्रीकल्चर, इसका कंट्रीब्यूशन 19% है। बायो एग्रीकल्चर के अंदर बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो कंट्रोल एजेंट्स है, ठीक है। बायो बायो सर्विसेज जो है, जितनी भी बायो सर्विसेज है उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 15% है। तो इस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजिकल मार्केट में तीन जो मेजर चीजें हैं जिनका हमारा मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो ये हैं। अब बजट की बात कर लेते हैं, तो यूनियन बजट 2021-22 में जब आया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1600 करोड़ रुपए 1600 करोड़ रुपए बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किए हैं। 1600 करोड़ रुपए लगभग 227.94 मिलियन यूएस डॉलर जो है राजस्थान सॉरी भारत गवर्नमेंट जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसने एलोकेट किए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यूनियन बजट 2021-22 के अंदर नो बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज
9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज की एस्टेब्लिशमेंट का गवर्नमेंट ने प्लान अनाउंस्ड किया है, किसके अंदर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत 3 बायोसेफ्टी लेवल 3 की जो है लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये BIRAC ग्लोबल बायो इंडिया की रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट है वहां से ये डाटा हमने लिया है। अब बात करें बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन अगर फार्मर ग्रो करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी फार्म इनकम लगभग 6 टाइम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं लगभग 26% जो है हमारा इंसेक्ट से लॉस हो जाता है ना। इंसेक्ट हमारी फसल को नुकसान कर देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी और फार्मर की इनकम पर लॉस जो है नुकसान उसे होता है। तो इसके लिए हम अगर बीटी कॉटन यूज करें तो लगभग, क्योंकि इससे बोलवर्म का अटैक नहीं होगा और हमारी फसल थोड़ी सेफ रहेगी, तो इससे 6 टाइम्स जो है फार्मर की प्रोडक्टिविटी और फार्म इनकम जो है वो 6 टाइम बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी फार्मर की इनकम डबल करने के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया में फर्स्ट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बनाया गया था 1986 में बायोटेक्नोलॉजी के लिए। मतलब ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंट्री है इंडिया जिसने सबसे पहले इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बनाया, अलग से इसको विभाग दे दिया बायोटेक्नोलॉजी का। सर वो डेवलपमेंट करेगी, सर्वे करेगी, रिसर्च का काम करेगी, सब कुछ वो डिपार्टमेंट देखता है। तो यहाँ पर जो है हमारे इंडिया बहुत आगे है। इसके बाद अगर बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें 48th रैंक है इंडिया की। ज्यादा खराब नहीं है, लगभग 131 कंट्रीज इसके अंदर है। ये दी जाती है इनोवेशन के आधार पर कि किस कंट्री में कितना इनोवेशन हो रहा है, कितनी नई चीजें बन रही है, डेवलपमेंट और रिसर्च कैसा है। तो वहां उस पर हमारे इंडिया की जो रैंक है दैट इज 48th रैंक है। ठीक है, और इंडिया जो है 70% ऑफ WHO वैक्सीन का कंट्रीब्यूटर है। ये बहुत अच्छी हमारी चीज है कि हम जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी वैक्सीन बनाता है उसमें लगभग 70% जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है इसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया के सहयोग से बनाई जाती है। तो ये चाहे वो DPT, BCG, मीजल्स, कई सारी वैक्सीन है, कई सारी डिजीज के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो इंडिया में 9 बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क है और 4 बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस क्लस्टर है। ये पार्क और क्लस्टर क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क जो होता है, जो हमारा कोई एंटरप्रेन्योर है जो नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर रेडी टू यूज इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना। तो ताकि वो डेवलपमेंट थोड़ा सीख सके, कर सके बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क के अंदर। इसके अंदर सभी चीजें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब रखी जाती है ताकि लोग इनका यूज कर सकें। ऐसे ही बायो इंक्यूबेटर्स होते हैं, वो भी इन्हीं के लिए होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो लगभग 55 से ज्यादा बायो इंक्यूबेटर्स जो है हमारे इंडिया के अंदर अभी इस टाइम पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है हमारे, ग्रो करता हुआ है। और जो नया टाइम आएगा इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाएगा, क्योंकि देखो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। हमें चीजें कहाँ से मिलेगी, तो हम इन बैक्टीरियाज का यूज करके, इन माइक्रोब्स का यूज करके, ठीक है, या हमारे जीन को चेंज कर कर हम हमारे बेनिफिशियरी चीजें बना सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट वाली होगी। तो इस तरीके से ये। अब अगला आता है हमारा रिसेंट ट्रेंड्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अभी एट अ टाइम क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किन किन चीजों का बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है और क्या क्या प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो एक आता है स्टेम सेल कल्चर। ये क्या होता है? स्टेम सेल कल्चर के अंदर किसी एक सिंगल सेल से जो है एक ऑर्गेनिज्म को बना दिया जाता है। टोटीपोटेंसी एक टर्म होता है, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब द कैपेसिटी ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस अ होल ऑर्गेनिज्म। किसी एक सेल की ऐसी कैपेसिटी जो उसको अगर एनवायरनमेंट मिले, उसको अगर हम किसी न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर रखें
उसे वो सब चीजें दें जो उसे जरूरत है, तो वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं कि किसी भी एक स्टेम सेल को लेकर हम उसको पूरा प्लांट ग्रो कर देते हैं। ठीक है। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का अभी चल रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक चलता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी जीन सीक्वेंसिंग है वो की जाती है। जीन सीक्वेंसिंग की जाती है, हमारे जेनेटिक कोड का पता लगाया जाता है कि कोई पर्टिकुलर जीन कहाँ पर है। ह्यूमंस के जितने भी पूरा डीएनए है उसमें कौन से जीन कहाँ कहाँ हैं, इन सब का इस प्रोजेक्ट के अंदर पता लगाया जाता है। उनकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, उनका काम क्या है, और कोडिंग सीक्वेंस क्या है, जीन सीक्वेंस क्या है किसी भी डीएनए की। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर किया जाता है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा टारगेटेड कैंसर थेरेपी, जो कैंसर सेल्स है, कैंसर इसमें पता है वो चीजें की जाती है कि ऐसा कौन सा जीन है जो कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है ना। ऐसी कौन सी चीज है डीएनए के अंदर जो कि सेल्स को रेगुलेशन, अपने डिवीजन में रेगुलेशन के लिए रोक रही है, ताकि वो अनलिमिटेड हो रही है अगर डिवीजन, तो वहां उस पर्टिकुलर जीन को लोकेट कर कर उसे खत्म किया जाता है, उसे इनेक्टिव किया जाता है। टारगेटेड कैंसर थेरेपी है। ऐसे ही एक जीन थेरेपी होती है। जीन थेरेपी में डिफरेंट्स जो भी चाहिए, अल्जाइमर हो गया जैसे, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें इन्फेंट्स के अंदर या जब एम्ब्रियो होता है उसी के अंदर डीएनए में जो भी चेंज करना है, उसके जीन में चेंज करना है वो कर दिया जाता है, ताकि जब कोई बच्चा पैदा हो या जो प्लांट बने उसमें वो पर्टिकुलर डिजीज ना हो। ये जीन थेरेपी होती है, उसके जीन को मैनिपुलेट किया जाता है। एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका क्राइम में बहुत ज्यादा यूज आता है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के अंदर। ठीक है। सबूत उठा लाते हैं पुलिस वाले, बाल उठा लाए या कोई स्किन का टुकड़ा मिला, उससे फिर डीएनए मैचिंग की जाती है जिस पे शक होता है। तो ये क्राइम के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी हम एक नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी उसमें मैं प्लांट टिश्यू कल्चर की एक क्लास लूंगा। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम जो भी एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, कंट्रोल कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, और एक साथ कई सारे प्लांट्स एक साथ और कम टाइम में ग्रो हो जाते हैं। हैप्लॉइड प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का भी एक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमारी पूरी क्लास था, इसको तो हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया है। क्या क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्या एंडोन्यूक्लियस होते हैं, कौन से जो है मॉलिक्यूलर गम होती है, ये सब का हमने डिटेल स्टडी की है। इसके अलावा डीएनए क्लोनिंग की जाती है, वेक्टर के अंदर डाल के उसको किसी बैक्टीरिया में डाला जाता है, या पीसीआर का यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर आता है, ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वायरस फ्री प्लांट जो है मेरिस्टेम कल्चर से प्राप्त कर सकते हैं। मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है, मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम एक्चुअली प्लांट में 3 टिश्यू होते हैं। सबसे ऊपर होता है मेरिस्टेम टिश्यू, जो लगातार डिवीजन करता रहता है, ग्रो करता रहता है। एक इंटरकेलरी होते हैं जो यहाँ बीच में होते हैं। तो इस तरीके से इस मेरिस्टेम टिश्यू को हम लेते हैं और यहाँ से एक पूरा प्लांट बना देते हैं, क्योंकि टोटीपोटेंशी मैंने ऊपर बताया था स्टेम सेल कल्चर के अंदर भी। तो वहां पर उस तरीके से वायरस फ्री प्लांट भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कई सारी क्रॉप वेराइटीज प्रोड्यूस की जाती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, टोलरेंस के लिए, है ना। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट, डिजीज रेसिस्टेंस, इसके अलावा ड्रॉट रेसिस्टेंस या ड्रॉट टॉलरेंट, सैलिनिटी टॉलरेंट, इस तरीके से कई सारी वेराइटीज का अभी ज्यादा ये ट्रेंड चल रहे हैं। एक्चुअली इसमें ये ट्रेंड्स है कि ज्यादातर क्या क्या प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर कर। तो ये एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट चीज है। प्लांट टिश्यू कल्चर है ना, हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन है, वायरस फ्री प्लांट है, स्टेम सेल कल्चर है। तो इन चीजों का यूज कर कर हम बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही सारी चीजें जो हमें नॉर्मली नहीं मिलती है वो हमें मिल सकती है। तो ये रिसेंट ट्रेंड्स हुए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।